हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की भूमिका। इसमें सुनिए। नंबर 1 है पूंजी के निर्माण में सहायता। पिछड़े हुए देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बैंक लोगों से ब्याज पर जमाएं स्वीकार करके उन्हें बचत और मितव्ययिता की आदत डालते हैं और यत्र तत्र लघु बचतें एकत्र करके व्यापार व उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2 व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन। बैंक व्यवसायियों, संगठनकर्ताओं और साहसियों को उदारतापूर्वक ऋण देते हैं, जिससे नए नए धंधों की स्थापना होती है और विद्यमान धंधों का विस्तार होता है। नंबर 3 प्राथमिक क्षेत्रों की सहायता। अर्धविकसित देशों में लघु एवं कुटीर उद्योगों व कृषि का विकास प्राथमिकता आधार पर करना होता है, ताकि ये सबल बनकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से विकास में सहायक बने। ऐसे क्षेत्रों को बैंक रियायती ब्याज पर पर्याप्त कोष उपलब्ध कर सकते हैं। नंबर 4 सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती दरों पर पर्याप्त साख उपलब्ध कराने के लिए, जो कि विकासोन्मुख राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए परम आवश्यक है, बैंक सस्ती मुद्रा नीति का पालन करते हैं। नंबर 5 दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था। अर्धविकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारी मात्रा में दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्यवस्था करने का भार बैंकों पर ही होता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंकों का संगठन। व्यापारिक बैंकों का संगठन करने की 2 मुख्य प्रणालियाँ या ढंग हैं, शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग। तो पहले ब्रांच बैंकिंग यानी कि शाखा बैंकिंग। नंबर 1 पे सुनिए। बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय हेड ऑफिस तो किसी बड़े नगर में स्थापित होता है और उसकी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। कुछ बैंकों की शाखाएं तो विदेशों में भी होती हैं। बैंक अपना कामकाज मुख्यालय और शाखाओं के द्वारा करता है, अतएव इस संगठन प्रणाली का नाम शाखा बैंकिंग पड़ा। यह प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाई जाती हैं। इंग्लैंड के 4 बड़े बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। भारत में भी व्यापारिक बैंकों का संगठन शाखा प्रणाली पर पड़ा हुआ है। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सर्वाधिक हैं। अब आता है इसके मेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग के गुण। शाखा बैंकिंग के प्रमुख गुण या लाभ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ। इसमें सुनिए। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक एक विशाल संगठन होता है। उसके आर्थिक साधन बहुत बढ़ जाते हैं तथा उसके व्यापार की मात्रा भी अधिक होती है। शाखाओं के द्वारा वह दूर के स्थानों से भी बचतें एकत्र करता है और अपनी पूंजी का देश के विभिन्न भागों में फैले हुए उद्योगों में लाभदायक विनियोग करने में सफल होता है। प्रत्येक विभाग के कार्य संचालन के लिए यह ऊंचे वेतन पर दक्ष अधिकारियों और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और इस तरह के बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त करता है। अब इसका नंबर 2 है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, यानी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। शाखा बैंकिंग की प्रणाली के द्वारा देश भर में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे छोटे नगरों, देहाती क्षेत्रों और पिछड़े भागों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जहां की एक स्वतंत्र बैंकिंग स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से असंभव सा होता है। नंबर 3 फैसिलिटी इन ट्रांसफेरिंग मनी। मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। चूँकि बैंक की शाखाएं देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही होती हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजना सरल और सस्ता पड़ता है। केवल पत्र के द्वारा ही हस्तांतरण हो जाता है। नंबर 4 है इकोनॉमी ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी कि नकद कोषों की बचत। शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ
यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाओं पर थोड़े नकद कोष रखकर भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य शाखाओं से नकद रकम तुरंत मंगाई जा सकती है। इस प्रकार नकद कोष की बचत होती है। नंबर 5, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूंजी का समुचित विनियोग। शाखाओं वाले बैंकों के पास अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं जो कि बैंक के विशाल आर्थिक साधनों का अच्छी प्रतिभूतियों में विनियोग करने में सहायक होते हैं। ये विनियोग एक व्यापक क्षेत्र में किए जाते हैं। यदि किसी शाखा में फालतू पूंजी होती है तो उसे अन्य शाखाओं पर भेजा और विनियोग किया जा सकता है। नंबर 6 आता है जियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ रिस्क। व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक आधार पर वितरित हो जाती है, क्योंकि बैंक अपनी शाखाओं के द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित उद्योगों और व्यवसाय में धन का विनियोग करते हैं। इस प्रकार एक क्षेत्र या व्यवसाय में होने वाली हानि की पूर्ति दूसरे क्षेत्र या व्यवसाय से प्राप्त लाभ द्वारा हो जाती है। नंबर 7, इक्वलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज दरों में समानता। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दरें समान बनी रहती हैं, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में मुद्रा के लिए मांग बढ़ जाए और परिणाम स्वरूप वहाँ ब्याज दर बढ़ने लगे तो अन्य शाखाओं से धन मंगाकर उस क्षेत्र में उपलब्ध किया जा सकता है और इस प्रकार ब्याज दरों को बढ़ने से रोका जा सकता है। नंबर 8, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स। कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण। शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का काम बहुत बढ़ जाता है। उसके कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों की व्यापक जानकारी हो जाती है और उनका अनुभव बढ़ जाता है। यही नहीं, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने के कारण उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी उपयोगी एवं आर्थिक बन जाता है। अब आता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग, यानी कि शाखा बैंकिंग के दोष। इसमें सुनिए। शाखा बैंकिंग के कुछ दोष भी हैं। प्रमुख दोष निम्नांकित हैं। नंबर 1, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध समिति संबंधी कठिनाइयाँ। बैंक की सैकड़ों शाखाओं के लिए योग्य अधिकारियों का मिलना कठिन होता है। सारा प्रबंध कार्य मुख्यालय से होता है और छोटी छोटी बातों पर भी शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेने होते हैं। निरीक्षण कार्य में भी कठिनाई होती है। नंबर 2, एक्सपेंसिव सिस्टम, यानी कि खर्चीली प्रणाली। विभिन्न शाखाओं के कार्यों में समन्वय रखने के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस पर बहुत खर्च आता है। प्रत्येक शाखा की स्थापना के लिए अलग अलग व्यय करने होते हैं। किसी शाखा पर तो इतना कम काम होता है कि वहाँ न्यूनतम स्टाफ रखने का खर्च भी नहीं निकलता। नंबर 3, एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। एक अधिकार को बढ़ावा। चूँकि बैंक की सैकड़ों शाखाओं का शासन मुख्यालय से किया जाता है, इसलिए कुछ ही अधिकारी बैंक की संपूर्ण कार्यविधि पर हावी हो जाती हैं और इस प्रकार एक अधिकार की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे पूरे समाज को हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 4, ब्रांचेस रनिंग एट लॉस। हानि उठाने वाली शाखाएं। चूँकि शाखाओं के लाभ हानि परस्पर कटफट कर बैंक को केवल लाभ होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए दुर्बल और हानि उठाने वाली शाखाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा वे प्रतिपोषित होती रहती हैं। यह स्थिति बैंक विशेष के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। नंबर 5, लैक ऑफ इंटिएटिव, यानी कि पहल शक्ति का अभाव। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं को मुख्यालय के आदेशों का पालन करना होता है। वे बिना मुख्यालय के परामर्श के मुख्य समस्याओं पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार शाखाएं अपनी विशेष स्थानीय स्थिति एवं समस्याओं के अनुसार बैंकिंग कार्य करने में असमर्थ रहती हैं और बैंकिंग प्रणाली में लोच का अभाव हो जाता है। नंबर 6, नेग्लेक्ट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा। शाखा बैंकिंग का एक बड़ा दोष यह है कि उनके अंतर्गत देश के छोटे और पिछड़े स्थानों से अनेक शाखाओं के माध्यम से पूंजी इकट्ठी करके औद्योगिक और व्यावसायिक नगरों में पहुंचा दी जाती हैं, जहां उसका विनियोग
करके बैंक अधिक लाभ कमाते हैं। यह स्थिति बैंक विशेष को भले ही लाभप्रद हो, परंतु इससे पिछड़े ही रह जाते हैं। वे स्वयं की बचत का भी अपने आर्थिक विकास हेतु प्रयोग करने से वंचित हो जाते हैं। यह उनके प्रति भारी अन्याय है, उनका शोषण है। नंबर 7, डुप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव। एक ही स्थान में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी अपनी शाखाएं खोलने से वहां बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दोहराव हो जाता है, जिससे बैंकों को हानि होती है। नंबर 8, नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, यानी कि छोटे व्यापारियों की उपेक्षा। इसमें सुनिए, छोटे स्थानों की भांति छोटे व्यापारी भी शाखा बैंकिंग के अंतर्गत उपेक्षित रहते हैं। कारण एक तो शाखा बैंकों के संगठन संचालन में बड़े व्यापारियों का हाथ होता है, दूसरे बड़े व्यापारियों को ऋण देना बैंक अपने लिए लाभप्रद और सुरक्षित समझते हैं। नंबर 9, एविल इफेक्ट ऑफ लॉस सफर्ड बाय सम ब्रांचेस ऑन अदर ब्रांचेस, यानी कि कुछ शाखाओं की हानि का अन्य शाखाओं पर कुप्रभाव। जब बैंक की कुछ शाखाएं परिस्थितियोंवश हानि पर चलती हैं तो इसका प्रभाव अन्य शाखाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि उनके कोष हानि उठाने वाली शाखाओं को भेजे जाने लगते हैं। नंबर 10, इनकन्वीनियंस फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशों में असुविधा। विदेशों में शाखाएं खोलने में बैंक को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि वहां के बैंकिंग कानून, व्यापारिक दशाएं, मौद्रिक एवं साख नीतियां सभी अलग अलग होती हैं। यही नहीं, विदेशी सरकारों द्वारा शाखाओं के राष्ट्रीयकरण का भय भी बना रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।